नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो कि वाराणसी से है। ज्ञानवापी मस्जिद पर जब सर्वे की टीम आज पहुंची तो कुछ लोगों ने वहां पर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने नारेबाजी कर रहे लोगों को वहां से हटाया है। कल भी जब सर्वे की टीम ज्ञानवापी मस्जिद पहुंची थी तो वहां पर बड़ा विरोध हुआ था, लोग नारेबाजी कर रहे थे, इस एक्शन के खिलाफ विरोध कर रहे थे। हालांकि जो आज विरोध कर रहे थे उनकी संख्या काफी कम थी, गिनती के ही वहां पर लोग मौजूद थे जो ज्ञानवापी मस्जिद पर इकट्ठा हुए थे और इस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। सर्वे का विरोध किया जा रहा था। पुलिस ने नारेबाजी कर रहे लोगों को फिलहाल वहां से हटा दिया है और सर्वे का आज चूंकि दूसरा दिन है, कल ये सर्वे शुरू हुआ था। कल भी यहां पर इसी तरीके की भीड़ देखी गई थी, लोग यहां पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर इसका विरोध किया था। ऐसी ही तस्वीर आज भी दिखाई दी। हालांकि आज लोग कम थे, उनकी संख्या कम थी, गिनती भर के ही लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पुलिस वालों ने वहां से फिलहाल हटा दिया है। तो काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत कई विग्रहों का सर्वे किया जा रहा है और उसी सर्वे का आज दूसरा दिन है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ये सर्वे जारी है, लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है, इस पर अब राजनीति भी हो रही है। तो ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी बेहद मुखर हैं इस वक्त। आज भी उन्होंने सर्वे को लेकर कई बयान दिए। ओवैसी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद में निचली अदालत के आदेश से सर्वे का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर सवाल उठाया है एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने। हैदराबाद में हम ओवैसी साहब के साथ हैं इस पर बात करने के लिए। ओवैसी साहब, निचली अदालत के आदेश के मुताबिक सर्वे का काम हो रहा है, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप क्यों इस पर ऐतराज जता रहे हैं? कोर्ट को तो ये चाहिए था कि वो इस पिटीशन को खारिज कर देते, क्योंकि पार्लियामेंट का एक्ट है 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट। कोर्ट को तो एंटरटेन करना ही नहीं चाहिए था इस तरह के फ्रिवोलस पिटीशन को। वो एक एक्ट का वायलेशन है। दूसरा, बाबरी मस्जिद का जो टाइटल डिस्प्यूट का जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जजमेंट में कहा गया कि 91 का जो एक्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर का संविधान का हिस्सा है। लोअर कोर्ट कैसे जाएगा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ? इसीलिए हम उस सर्वे की कोर्ट के फैसले के हम खिलाफ हैं। और वो फैसला अगर आप जो सर्वे का लिए हैं, आपने खुद अपने चैनल्स पर दिखाया कि पहले से ज़्यादा मुसलमान नमाज पढ़ने मस्जिद को चले गए। जुमा होता था मगर इस जुमे में पहले से ज़्यादा लोग आ गए, क्योंकि उनको ये अप्रीहेंशन हो गया कि भाई हमारी मस्जिद को छीना जा रहा है। अब हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया, अब इस पर आप नजरें लगाए बैठे हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि ये जो मिलेनियन जनरेशन है, मेरे जनरेशन ने, हमारी मेमोरीज ख़राब हैं। हमने प्री और पोस्ट डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद की तबाही और बर्बादी देखी। कम से कम इस जनरेशन को तो उस आग में मत झोंकिए। आप क्यों उस देश को पीछे ले जाना चाहते हो? उन तमाम दर्दनाक वाक़यात को जो हुए उसमें फिर ले जाना चाहते हैं क्या उसको? आपने जो कहा कि मुस्लिम डरे हुए हैं, डरे नहीं है। मुसलमानों को इस बात का एक खदशा है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए थे, और जो बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए थे, कोई मुसलमान पिटिशनर नहीं था वहाँ पर। राजीव गांधी की सरकार थी, उस ज़माने में कंप्यूटर नहीं था, कई पेजेस का ऑर्डर सिर्फ चंद मिनटों में दे दिया गया और हमको सुना भी नहीं गया। और उसके बाद तो देखा आपने क्या क्या नहीं हुआ उसके बाद। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब कानून बन चुका है, लोअर कोर्ट को ये चाहिए था कि उस पिटिशन को खारिज कर देते। भाई आप कानून के खिलाफ कैसे आप सर्वे कराएंगे? आप क्यों वहां पर जाकर एक नया एक तनाज़ा पैदा करना चाहते हैं आप? लेकिन मैं वही पूछ रहा हूं सर कि जो निचली अदालत के जो जज हैं, उन्हें भी कानून की जानकारी होगी। अगर उनके आदेश पर ये सर्वे हो रहा है तो क्या होने ना दिया जाए? जरूर हम उनकी इज्जत करते हैं, मगर उनके फैसले के हम खिलाफ हैं। ये मेरा संवैधानिक राइट है और मेरे मानना ये है कि उनको 91 के एक्ट को सामने रखना चाहिए था। आपने ये कहा कि मुस्लिमों को आशंका है कि जिस तरीके से अयोध्या में हुआ वो चीज़ अब बनारस में, मथुरा में भी हो सकता है। आपके खुद टीवी चैनल्स में कहा कि कल के दिन पहले से ज़्यादा मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने आए। आपके आलोचक कहते हैं कि इसके पीछे ये जो मुस्लिमों को इस तरीके से ओवैसी साहब के बयानों से इस तरीके की मानसिकता को शह मिलती है। सही है। खबरस्तान, शमशान,
कपड़े देखकर पहचानो दंगाइयों को, ये सब हम ही बोले ना। इसीलिए हमारे पार्लियामेंट में मेरे 300 एमपी हैं, इसीलिए मैं भारत के आधे स्टेट्स में मेरी सरकार है, इसीलिए मैं ही मॉब लिंचिंग कराता हूँ गाय के नाम पर, मैं ही करता हूँ ना, सब दूसरे तो दूध के दुले में। सही कह रहे हैं। क्या बयानों तक सीमित रहेंगे या इसको रुकवाने के लिए आप अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? जैसा अरे ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो बीजेपी सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार से हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या वो 91 के एक्ट को मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर मानते हैं तो उनको इस तरह की चीज़ों को रोक लगानी चाहिए, उन पर संवैधानिक जिम्मेदारी है। बीजेपी सरकार कह दे देश को कि वो 91 एक्ट को मानेंगे, नहीं मानते, ये हमारा चैलेंज है उनसे। तो क्या इसको रुकवाने के लिए आप अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? आप सरकार की जिम्मेदारी है। जब कानून पार्लियामेंट में पास हुआ तो देश की रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि उस एक्ट के ऊपर काम करे, ये उनकी पहली जिम्मेदारी है। सर, आपका एक बयान चर्चा में है और इसको लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। आपने कहा कि मस्जिदों के बाहर हाई क्वालिटी के कैमरे लगाए जाने चाहिए। इसके अलावा आपने ये भी कहा कि बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ एक जंग का माहौल बना रही है। इसकी आलोचना हो रही है, आपको नहीं लगता कि इससे थोड़ा माहौल? आलोचना करिए, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, उससे हमारे पेट में दर्द नहीं होता। आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? जस्टिफाई इसलिए करते हैं क्योंकि बुर्खा खतरा हो गया बीजेपी के लिए, हलाल गोश्त खतरा हो गया, मुसलमानों का कल्चर खतरा हो गया। मुसलमान नौजवान अगर पवन हंस में नौकरी मिलती है तो जॉब जिहाद हो जाता है, ज़मीन खरीद के कोई मकान बनाते तो लैंड जिहाद हो जाता है। ये सब कहाँ पर हो रहा है? बीजेपी जहाँ जहाँ सरकार में है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी ने भारत के मुसलमानों पर एक जंग का ऐलान कर चुकी है। दूसरी बात, अगर हम ये कह रहे हैं कि चाहे मस्जिद हो, दरगाह हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, चर्च हो, अगर वहाँ पर हाई रेजोल्यूट कैमरा लगाना चाहिए तो इस पर तकलीफ़ क्यों हो रही है? लगाना चाहिए क्यों? ताकि मालूम हो जाए कि दंगाई कौन है, कौन पत्थर फेंक रहा है, किसके हाथ में तलवार है, उसका चेहरा जानना चाहिए। और पुलिस ठहर कर क्या कर रही थी उनका भी रवैया सामने आ जाएगा। और वो हाई रेजोल्यूट कैमरा लगाकर उसको आप लोग फेसबुक पर लाइव टेलीकास्ट कर दीजिए। जिस किसी समुदाय का रिलीजियस जुलूस होगा, मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस होगा, गणेश का जुलूस होगा, हनुमान जयंती होगा, रामनवमी होगा, बुनाल का जुलूस होगा, जिस किसी का जुलूस होगा, जब इन रिलीजियस प्लेसेस के सामने से जाएगा कैमरा लगा हुआ रहेगा, फेसबुक पे लाइव चलता रहेगा ताकि चोर दिखा जाएगा, बदमाशी करने वाला, जलालत करने वाला दिख जाएगा। ठीक है, दो सवाल और मैं पूछूंगा और वो दोनों हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। हैदराबाद में बुधवार को एक युवक की हत्या उसकी पत्नी के भाई ने इसलिए कर दी क्योंकि उसने दूसरे धर्म की लड़की से शादी की थी। इस घटना पर आपकी टिप्पणी काफी घंटों बाद आई और इसको लेके सवाल भी उठे कि ओवैसी साहब चुप्पी क्यों करते हैं? नहीं, सुनिए, मैं टीवी के एंकरों के सेटिस्फैक्शन के लिए मैं बोलता नहीं रहूँगा। मैं एक वॉकिंग टॉकिंग जूक बॉक्स नहीं हूँ, वो दूसरे लोग होंगे। मैं कब बोलूँगा, किस वक्त बोलूँगा और क्या बोलूँगा, वो मेरा संवैधानिक राइट है और हमने उसको कंडेम किया है। ये बर्बरियत है, ये जुल्म है। और यहाँ पर सरकार ने कहा कि वो इंसाफ करेंगे। उन खातियों को फ़ौरन गिरफ्तारी अमल में लाई गई, स्पेशल कोर्ट का भी ऐलान हुआ और सरकार पूरी उस परिवार के साथ खड़ी हुई है और कोई यहाँ पर कातिलों के साथ नहीं खड़ा है। कोई यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि हम कातिलों को लीगल हेल्प देंगे या उन पर फूल बरसाएंगे। कोई यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि घर तोड़ दिए जाएंगे। ये रूल ऑफ लॉ का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और हमने भी कहा कि ये जुल्म है, ये बर्बरियत है। शादी इस्लाम में दो मुसलमानों के दरमियान निकाह होता है। अगर एक मुसलमान है तो निकाह नहीं बोलते उसको। वैसे ही हिंदू मैरिज एक्ट में दो हिंदू मर्द और महिला के दरमियान में शादी हो सकती है। तो उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आर्य समाज की मंदिर में जाकर शादी की, उनको कानून और इस बात की इजाज़त है। मगर किसी को भी किसी का कत्ल करने की इजाज़त नहीं है। आप कानून को अपने हाथ में लेकर, हमारी गाड़ी पर गोली चली तो क्या हम भी कहेंगे हम जाके मार देंगे उन लोगों को? हैं, देश में अनारकी हो जाएगी। तो और इसका देश को, ये बात, देश की जनता को, ये एक रवैया तेलंगाना में
और दूसरा रवैया मध्य प्रदेश में है कि आसिफ और साक्षी की शादी हुई तो मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने आसिफ के बाप का घर तोड़ दिया, आसिफ के बाप की दुकान को तोड़ दिया और उस वहाँ के डीएम ने कहा कि एंटी नेशनल है। उस बच्ची को जबलपुर कोर्ट में जाकर कहना पड़ा साक्षी को मैंने पसंद से शादी की। क्या यहाँ पर घर तोड़ाया गया? नहीं तोड़ाया गया। ये फर्क है। रूल ऑफ लॉ जहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा तो रूल ऑफ लॉ ये नहीं देखता कि कौन किस समुदाय का है। कानून का इतलाक सब पर होना चाहिए। मगर अफसोस के मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। और नोएडा में एक 13 साल की मुस्लिम लड़की थी, 18 साल 17 नौजवान ने उसका सेक्सुअली असॉल्ट किया तो वीएचपी के लोग धरना देकर उसको छुड़ा लिया लड़के को। कि यहाँ पर कोई धरना दिया? क्या यहाँ पर कोई धरना दिया? यहाँ पर नहीं। ये फर्क को महसूस करना चाहिए। हत्यारे को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? काफी बर्बरता से हत्यारे को जो कानून में सजा की गुंजाइश है उस सजा मिलनी चाहिए। और मुझे यकीन है कि यहाँ की पुलिस, यहाँ की सरकार उसको कानून के जो मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकता हो मैक्सिमम पनिशमेंट मिलना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि रोड पर अगर कोई किसी को मार रहा है, हमारा काम है यार कम से कम एक सेलफोन उठाकर उस पर मारते उन लोगों को। कोई पत्थर फेंक कर मारते, आप बैठकर तमाशा देख रहे हैं। अफसोस की बात तो यह है कि हमारे मॉरल्स, इंसानियत इतनी गिर गई है, इतनी ख़त्म हो रही है कि हम लोग में कुछ करना नहीं चाहते। और याद रखिए, अगर कोई कल किसी को मार रहा है, कल आपके घर में घुस के मारेगा। तो पूरी सोसाइटी को जिम्मेदारी है कि इस तरह के वाक़यात के खिलाफ हम लोग खड़े हो जाएंगे। जो पीड़ित बच्ची है उसके आंसू पोंछने ओवैसी साहब कब उसके घर जाएंगे? ये लोग अब देखिए, ये आपका एजेंडा होगा, मेरा एजेंडा नहीं, आपका एजेंडा नहीं। आपके टीवी कैमरे के लिए मैं काम नहीं करता, मैं अपना जो काम है करूंगा। आप देश भर में पहुंचते हैं ऐसी घटनाओं पर, पीड़ितों के आंसू पोंछते हैं, तो फिर इस परिवार में कब जाएंगे? स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस जहां पर होता है वहां पर जाना जरूरी है। ये एक इंडिविजुअल ने एक जुल्म किया है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस नहीं है। स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस जहांगीरपुरी है, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस खंडवा है, सेंधवा है, खंबाट है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है कि बगैर कोर्ट के फैसले के आप लोगों के घर तोड़ रहे हैं, कारोबार तोड़ रहे हैं। यहाँ पर आपको पहुँचना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर तेलंगाना की सरकार इंसाफ नहीं करेगी तो हम बराबर प्रोटेस्ट करेंगे, याद रखिए। तो आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी को ज्ञानवापी मस्जिद में जो इस वक्त सर्वे चल रहा है, कल से शुरुआत हुई है उस सर्वे की और आज भी वो 3 बजे के बाद से जारी है। उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। वो कह रहे थे कि एंटी मुस्लिम हिंसा को बढ़ावा देने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी है। इस पर लेकर बीजेपी पर भी उन्होंने हमला किया और ये भी कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है और वही हो रहा है। इस पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी और साथ ही कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं। वाराणसी से हमारे साथ हमारे संवाददाता रणवीर और संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही 2 खास मेहमान भी लाइव जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता अपराजिता सारंगी और कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर। लेकिन पहले क्योंकि सर्वे इस वक्त जारी है तो सीधे संजय त्रिपाठी जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है उनका रुख कर लेते हैं। संजय, बताइएगा क्या फिलहाल वहाँ चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, आशिर की नमाज अदा करने के लिए लोग यहाँ से गए थे मस्जिद के भीतर और अभी अभी जो टीम आई थी सर्वे के लिए उसमें हरिशंकर जैन और उनकी लीगल टीम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकल गई। हमने उससे बात की, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि आज जो सर्वे की कार्रवाई हुई है हमको भीतर जाने की परमिशन नहीं दी गई। जिन परिसरों को हम आज सर्वे के तहत लाना चाहते थे, जिनकी वीडियोग्राफी करना चाहते थे, वो हमें आज नहीं करने दिया गया और साफ तौर पर आरोप लगाया प्रशासन पर कि हमें प्रशासन की ओर से कोई सपोर्ट नहीं मिला। और इस वक्त आप देख सकते हैं नमाजी भीतर से आ रहे। क्या कार्रवाई हो रही थी भीतर? क्यों रुका विष्णु जी? आज कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई शुरू होने के बाद जब हम लोग बैरिकेडिंग तरफ आगे बढ़े तो अंदर बहुत से मुस्लिम आगे अंदर बैठे थे, वो बाहर आ गए, गेट पर आ गए और प्रशासन ने हमको अंदर जाने नहीं दिया, सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से आज आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। अब कोर्ट में दरखास्त देंगे। तो आगे आपका क्या कानूनी रूप? कोर्ट में दरखास्त देंगे, अब कोर्ट से दिशा निर्देश देगा, उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। तो क्या प्रशासन के खिलाफ भी कोई शिकायत करेगी? विष्णु जी, लगातार ये बात कल भी सामने आई थी कि प्रशासन साथ नहीं दिया, आज भी आप कह रहे हैं प्रशासन। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग बैरिकेडिंग के अंदर हैं और जब एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने जाने की हम सबकी टीम के साथ कोशिश की
तो अंदर नहीं जाने दिया गया। वो लोग दरवाजे पर आके वो लोग दरवाजे पे आके खड़े हो गए और इसीलिए कमिश्नर साहब की कार्रवाई आज कंप्लीट नहीं हो पाई है। यही हमारा स्टेटमेंट है, इससे ज्यादा मैं नहीं क्या बोलूंगा। होगा अगर यही रुक रहा है, अगर यही रुक रहा है हम अपनी मुस्लिम जो पक्ष का, बात तो है आप आगे क्या हम करेंगे? अपनी बात कोर्ट में कहेंगे। 9 तारीख को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई है। हमारे जहाँ पे जो वकील हैं सब लोग अपनी बात कोर्ट में कहेंगे और उसके बाद आगे टाइम लिया जाएगा। अगर स्पेसिफिक ऑर्डर लेना तो स्पेसिफिक ऑर्डर लेंगे, पर मेरे हिसाब से ऑर्डर बहुत क्लियर था, कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियर था बैरिकेडिंग के अंदर जाने का। उसके बाद भी उस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हुई है। अब ये न्यायालय को देखना है। 9 तारीख के बाद ये न्यायालय क्या देखेगी। प्रतिवादी पक्ष द्वारा कोर्ट का अवमानना किया गया है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप सबके सामने है जो बात हुई है, मैंने आपको यथास्थिति बता दी। अब कोर्ट के सामने क्या तो सुना आपने, देखिए सर्वे का दूसरा दिन, लेकिन काम रुक गया है क्योंकि सर्वे की टीम का यह दावा है कि मस्जिद के अंदर उन्हें जाने नहीं दिया गया। वहां पर जो बैरिकेडिंग थी उसके आगे वो नहीं जा पाए क्योंकि अंदर मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे और ऐसे में उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली, आगे नहीं बढ़ने दिया गया। उन्होंने कहा है कि जो भी कुछ यहां पर हुआ है वो अगले सुनवाई के दौरान कोर्ट में इन तमाम बातों को रखेंगे। तो सर्वे टीम आज दूसरे दिन जो अपना सर्वे कंप्लीट करने के लिए पहुंची थी वो नहीं हो पाया है क्योंकि टीम को अंदर जाने नहीं दिया गया। अब कोर्ट जाएगी इसे लेकर। सीधे एक बार फिर से चलते हैं संजय के पास। संजय, ये सर्वे की टीम आज नहीं जा पाई अंदर। बताया जा रहा था उन तमाम लोगों की तरफ से कि हम पहुंचे तो थे लेकिन बैरिकेडिंग के आगे नहीं जा पाए। बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष के वकील भी निकल करके आ रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। और यहाँ पर जो पहले वादी पक्ष निकला था, ये मैं बात कर क्या 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 हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सर्वे नहीं हुआ। हमने नहीं करने, कोर्ट ने नहीं करने दिया, कोर्ट ने नहीं करने दिया, हमने कुछ नहीं रोका है, कोर्ट ने किया। अरे भाई जाने दीजिए आप लोग, हमने नहीं रोका है, कोर्ट रोका है, कोर्ट रोके। हमने कोई उल्लंघन नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया है। ये आप सुन सकते हैं, यहाँ पर साफ तौर पर पीछे हम बात करेंगे मुस्लिम पक्ष की ओर से जो वकील आए हुए हैं। 9 तारीख लगी है मुकदमे में, डिस्पोजल तारीख है बस। और तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि अंदर जाने नहीं दिया गया, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, अंदर नहीं प्रवेश करने दिया गया। अरे भैया, हम लोग गए तो मालूम हुआ कि कमीशन काम खत्म हो गया, बस। रिकॉर्डिंग हुई, हमारे सामने कोई कार्रवाई नहीं हुई, बस। आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मेरे सामने कोई कार्रवाई नहीं है। ज्यादा बोले हम स्टेटमेंट दें, बेकार। दूसरे पक्ष के वकील एक के बाद एक बाहर निकले और इन्होंने कहा कि नहीं, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन जो हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु जैन का आरोप है, उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि आज जो भीतर की ओर सर्वे होना था, तहखाने का सर्वे होना था, वो नहीं करने दिया गया, रोका गया, बाधित किया गया। पहले से एक पक्ष के लोग वहाँ मौजूद थे जिन्होंने इस सर्वे की कार्रवाई का विरोध किया और जिसके चलते आज ये सर्वे नहीं हो पाया। और आप देख सकते हैं अभी 5:30 भी नहीं बजा है लगभग, कि 2 घंटे की कार्रवाई हुई है और 2 घंटे की कार्रवाई में बहुत चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो सर्वे की कार्रवाई हुई है वो आज संपन्न नहीं हो पाई। अब जो विष्णु जैन का कहना है कि उन्होंने ये बताया कि अब 9 तारीख की जो अदालत में हमें इस मामले की सुनवाई होनी है कोर्ट कमिश्नर को लेकर के, उसमें इस बात को ताकीद किया जाएगा, बताया जाएगा कि जिस तरह के कोर्ट का आदेश था उसके बावजूद सर्वे नहीं करने दिया गया। एक बड़ा आरोप उन्होंने प्रशासन पर भी लगाया कि प्रशासन के लोगों ने उनकी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की। जब दूसरा पक्ष विरोध कर रहा था तो प्रशासन से मदद मांगी गई, लेकिन उन्होंने कोर्ट के आदेश पर जो सर्वे होने वाला था उसको संपन्न होने में हमारी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की। जी प्रीति। अच्छा संजय, एक और चीज बताइएगा कि अभी तो हालांकि काफी गहमा गहमी आपके आसपास जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें दिखाई दे रही है। थोड़ी देर पहले खबर ये भी आई थी कि वहां पर काफी विरोध हुआ, लोग पहुंचे थे। क्या अभी भी विरोध वहां पर हो रहा है? देखिए, विरोध का अगर कहूँ तो एक जब असर की नमाज के लिए यहाँ पर लोग जा रहे थे
तो कई नमाजी ऐसे थे जो बाहर से जा रहे थे और रोज़ाना इतने नमाजी मस्जिद के भीतर नहीं जाते हैं। तो ऐसे में पुलिस ने उनको रोका, तो रोकने में एक व्यक्ति जो चंदौली ज़िले का रहने वाला बताया जाता है, वो धार्मिक नारेबाजी करने लगा। इसके चलते उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। और उसके बाद देख सकते हैं आप चारों तरफ संवेदनशील पूरी स्थिति बनी हुई है। पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात किया गया है और जिस व्यक्ति को यहाँ से पकड़ा गया है उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि 9 लोग ऐसे थे जिनको रोका गया था, जिनमें से 8 लोग भाग गए। उसके बाद सिर्फ एक युवक जो पुलिस के हाथ लगा है वो चंदौली का रहने वाला है। ये समझने वाली बात है। पुलिस इस बात की जानकारी कर रही है कि आखिरकार चंदौली का रहने वाला युवक आज ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए क्यों आया था। ऐसे कई सारे सवाल हैं, कहीं कोई साजिश तो नहीं थी, किसने उसको भेजा था, बहुत सारे सवाल हैं जो पुलिस अभी उससे करेगी। बहरहाल इस वक्त जो वादी पक्ष की टीम थी वो यहाँ से जा चुकी है, जो उनके अधिवक्ता है वो यहाँ से निकल चुके हैं, कई सारे आरोप लगाते हुए कि उनकी जो सर्वे की कार्रवाई है उसको संपन्न नहीं होने दिया गया। जी श्रीन। ठीक है संजय, रहिएगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मैं सीधे उनका रुख कर लेती हूँ। विष्णु जैन जी, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको सुन रही थी, आप बता रहे थे कि आपको जाने नहीं दिया गया अंदर। हुआ क्या वहां पर आज दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान? देखिए, आज भारी मात्रा में वहाँ पे नमाजी मौजूद थे और जब पूरे एरिया की चौहद्दी कर ली गई, पूरे एरिया का चौहद्दी रिकॉर्ड कर ली गई वीडियोग्राफी के माध्यम से, उसके बाद जब एडवोकेट कमिश्नर ने उस परिसर के अंदर बैरिकेडिंग के अंदर जाने की बात रखी तो वहाँ पे भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे और इसीलिए कोई भी आदमी अंदर नहीं जा पाया। हम लोगों ने काफी विरोध दर्ज कराया। हमारे जो पक्षकार हैं, जो लेडी पक्षकार है, उन्होंने अपनी बात रखी, एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी बात रखी, बाद भी हम लोगों को अंदर नहीं और हम अपनी बात अब अगली बात कोर्ट में रखेंगे। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा विष्णु जैन जी, जिस वक्त आपने कहा कि हम वहां पहुंचे लेकिन वहां पर पहले से ही बहुत ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे, तो क्या उस वक्त वो नमाज चल रही थी, अंदर नमाज हो रही थी या फिर सिर्फ नहीं, नमाज का टाइम खत्म हो चुका था। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है, नमाज का टाइम आप प्लीज अपना कैमरा थोड़ा ठीक कीजिएगा, थोड़ा दूर कीजिएगा। जी, अब क्लियर है? थोड़ा सा और आप दूर कीजिएगा, आप सही तरीके से दिख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी, बोलिए सर। देखिए, नमाज का टाइम ओवर हो चुका था और इसीलिए 3 बजे का समय रखा गया था कि नमाज होने के बाद सर्वे की कार्रवाई करी जाए और उसके बाद भी वहाँ पे भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग थे और दोबारा 5 बजे फिर से नमाज के लिए भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग और आ गए और इसीलिए किसी ने भी हमें बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जाने दिया। ये कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना है और अब हम अपनी बात कोर्ट में रखेंगे। आपने उन लोगों को बताया कि ये कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश के बाद ही वहां पर हम कार्रवाई के लिए पहुंचे हैं? सबने बताया, एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी बताया। एडवोकेट कमिश्नर साहब ने उनसे बार बार निवेदन किया, उनको बार बार कोर्ट का ऑर्डर दिखाया गया और उसके बाद भी किसी आदमी ने कोर्ट के ऑर्डर को मानने से मना कर दिया और अब मुझे लगता है कोर्ट इसमें आगे इसका संज्ञान लेगी और आगे कार्रवाई करेगी। अच्छा, तो विष्णु शंकर जी, अब कल भी क्योंकि सर्वे होना था, ये तो कल हो पाएगा या फिर नहीं? अब कल सर्वे नहीं होगा। अब ये मामला 9 तारीख को कोर्ट में लगाए। अब एडवोकेट कमिश्नर साहब अपना पक्ष कोर्ट में 9 तारीख को रखेंगे, हम भी अपना पक्ष 9 तारीख को कोर्ट में रखेंगे। आप कोर्ट के सामने इसे किस तरीके से रखेंगे, क्योंकि कल भी यहाँ पर सर्वे हुआ था, आज दूसरे दिन हालांकि आप बता रहे हैं कि कार्रवाई हो ही नहीं पाई? देखिए, मेरा अपना लीगल इंटरप्रिटेशन ये है कि ये कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना है और ड्यूटी है ये तो राज्य सरकार की, सीआरपीएफ की और मुस्लिम अधिवक्ताओं की कि वो हमें बैरिकेडिंग के अंदर जाने दे और हम अपना जो साक्ष्य कलेक्शन का काम है वो कंडक्ट करें, क्योंकि ये जो काम है ये कोर्ट की ऑर्डर्स पे हो रहा है। इसमें कोर्ट ने जो आदेश दिया उसकी कंप्लायंस में हम लोग यहाँ आए और अगर ये चीज कंप्लीट नहीं हो पा रही है तो कोर्ट इसका संज्ञान लेगी। ठीक है, तो विष्णु जैन जो कि बता रहे हैं, देखिए हिंदू पक्ष के वकील हैं, वहां पर जब टीम पहुंची तो ये नहीं हो पाया मुमकिन कि कार्रवाई को आगे, सर्वे को आगे बढ़ाया जा सके। वहां पर पहले से ही काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे और विष्णु जैन ने एक बड़ी जानकारी दी है एबीपी न्यूज पर बातचीत के दौरान कि कल सर्वे नहीं होगा।
ज्ञानवापी मस्जिद में कल सर्वे नहीं होगा। अब अगली तारीख जो कि 9 मई की तारीख है, जब अगली सुनवाई इस मामले को लेकर कोर्ट में होनी है, तो उस दौरान जो वकील पक्ष है वो अपना पक्ष वहां पर रखेंगे कोर्ट में और कोर्ट को बताएंगे कि आखिर किस तरीके से क्या कुछ वहां पर हुआ और अब कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेकर आगे क्या कुछ होना है। क्योंकि आप सुन रहे थे विष्णु जैन को, वो साफ कह रहे थे कि ये कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, ऐसे में इसमें किस तरह की कार्रवाई होती है, सर्वे आगे का कैसे कंप्लीट होगा, ये फिलहाल एक बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि आज भी सर्वे नहीं हो पाया और कल भी ये सर्वे नहीं होगा। संजय का एक बार रुख हम कर लेते हैं क्योंकि वो ग्राउंड जीरो पर हैं। संजय, विष्णु शंकर जैन जो साफ कह रहे थे कि देखिए ना तो आज कार्रवाई हो पाई और कल भी नहीं होगी अब सर्वे आगे का। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कल जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो कोर्ट कमिश्नर है उनकी कार्रवाई निष्पक्ष नहीं है, उनके काम करने का तरीका सही नहीं है, जो निर्देश दिए गए थे उसको वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। वीडियोग्राफी करनी थी लेकिन वो नाखून से खुरच करके मस्जिद की दीवारों को क्यों टच कर रहे थे। तो इस तरह के कई आरोप कल जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे उन्होंने लगाया था और आज हिंदू पक्ष के वकीलों ने ये आरोप लगाया है कि अंदर उनको किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया और जब मस्जिद में सर्वे के काम करने गए थे तो उसमें बाधा डाली गई। बहुत सारे लोग पहले से मस्जिद में मौजूद थे क्योंकि सर्वे का वक्त 3 बजे के बाद था। और अच्छा, मैं आपको रोकती हूँ संजय। मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, मैं सीधे उनका रुख कर लेती हूँ। अभयनाथ यादव जी, आज क्यों नहीं हो पाया सर्वे? विष्णु शंकर जैन अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे, हिंदू पक्ष के वकील, वो कह रहे थे उनको सर्वे करने ही नहीं दिया गया, रोक दिया गया। आज हम लोगों ने वकील कमिश्नर को चेंज करने के लिए में एप्लीकेशन दी थी, जिस पर 2 बजे सुनवाई हुई और सुनवाई के समय सरकारी वकील भी उपलब्ध थे। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि वकील कमिश्नर और वादी पक्ष के अधिवक्ता को भी सुनना जरूरी है, इसलिए 9 मई की डेट लगा दिया उसने। और मौके पर मैं आज उपलब्ध नहीं था, इसलिए मुझको व्यक्तिगत जानकारी नहीं है कि किसी को रोका गया कि नहीं रोका गया। विष्णु जैन ने साफ लेकिन अभी कहा है थोड़ी देर पहले, अगर आप होते उस वक्त तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं मौके पर उपलब्ध नहीं हूँ आज। ठीक है, लेकिन कल क्या सर्वे अब होगा? क्योंकि विष्णु जैन तो इस बात से इनकार कर रहे थे कि कल सर्वे नहीं हो पाएगा। मैं विष्णु जैन की बात पर अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं मौके पर नहीं हूँ। नहीं, आप मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, इतनी जानकारी तो आपको होगी ना सर, कल हो पाएगा या नहीं? जानकारी हमको है तो कोर्ट में जो हुआ उसकी जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ। आप कोर्ट में ही ये मामला ले जाने की बात भी कही जा रही है कि अगली तारीख को बताएंगे, कल तो सर्वे नहीं होगा लेकिन अगली तारीख में कोर्ट को बताया जाएगा। 9 मई को जो आदेश होगा उसके बाद क्या होगा ये तय किया जाएगा। 9 मई की हियरिंग हो जाती। ठीक है, लेकिन कई आरोप लगाए जा रहे हैं वहां पर। अब आरोप लगाना कोई लगाए तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका अभयनाथ यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो अभयनाथ यादव जो कह रहे थे कि वो मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जो भी इस मामले में अब होगा वो अगली तारीख यानी कि 9 मई को, सोमवार को जो सुनवाई वहां पर होनी है, सोमवार की सुनवाई के बाद आगे क्या कुछ होता है ये तय होगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि आज भी सर्वे नहीं हो पाया और ये कार्रवाई कल भी नहीं होगी हिंदू पक्ष के वकील के मुताबिक। लेकिन इसी के बाद एबीपी न्यूज भी कुछ सवाल खड़े कर रहा है कि ज्ञानवापी में सर्वे का आखिर विरोध क्यों हो रहा है? ज्ञानवापी मस्जिद में जो सर्वे हो रहा है उसका विरोध क्यों? आज सर्वे क्यों नहीं होने दिया गया? सवाल यह भी कि सर्वे टीम को तहखाने तक जाने देने में आखिर आपत्ति क्या है? मुस्लिम पक्ष का दावा सही तो आज रोकने वाले कौन थे? क्या कल सर्वे नहीं हो पाएगा? सवाल यह भी है क्योंकि आज की कार्रवाई भी रोकी गई जैसा कि बताया जा रहा है। कल भी अब ये सर्वे होगा या नहीं होगा इस पर फिलहाल एक संशय, लेकिन हिंदू पक्ष के वकीलों का यही कहना है कि कल सर्वे नहीं होगा। विष्णु जैन शंकर जिनको आपने सुना वो कह रहे थे कल भी सर्वे नहीं होगा। अब वो सीधे कोर्ट के पास जाएंगे और कोर्ट के आदेश की आज जो अवहेलना हुई है उसकी पूरी जानकारी कोर्ट को दी जाएगी। अब सीधे रुक कर लेते हैं, अखिलेश आनंद भी हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी जो कि वाराणसी में ही मौजूद हैं। अखिलेश, अब से थोड़ी देर पहले हिंदू पक्ष के वकील जो एक बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया कि आज भी उन्हें रोक दिया गया सर्वे करने से और अब कल भी ये सर्वे नहीं होगा।
जी श्रीन, देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, ज्ञानवापी इलाके में जो सरगर्मी है, जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, उससे बिल्कुल अलग दृश्य यहां पर है। इस वक्त मैं अस्सी घाट पर मौजूद हूं, काशी का अस्सी घाट, बनारस का अस्सी घाट। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कलकल बहती गंगा, आसपास भक्तों की भारी भीड़, शाम का वक्त और आरती की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे पंडित जी नजर आ रहे हैं, भगवा ध्वज लहराता हुआ दिख रहा है। देश भर से लोग यहाँ पर गंगा आरती में शरीक होने के लिए आते हैं। और जिस घाट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्रीन, सुबह बनारस का आयोजन यहीं पर होता है और शाम की आरती के लिए भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो एक तरीके से यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है, जो उस इलाके में देखने को मिल रहा है ज्ञानवापी के इलाके में, उससे अलग। लेकिन लोगों की यहाँ पर क्या राय है, लोगों का क्या मानना है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और यहाँ से एबीपी न्यूज बस कुछ ही देर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर हाजिर होने वाला है दर्शकों के सामने। हमारे साथ अलग अलग दलों के तमाम नेता जुड़ने वाले हैं, कुछ एक्सपर्ट्स भी होंगे, इसके अलावा अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु होंगे। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ज्ञानवापी का ये जो मसला है, वाकई में ये धार्मिक मसला है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, या इसके पीछे सियासत है, सियासी खिचड़ी पकाई जा रही है, क्या कुछ तैयारी हो रही है, क्या कुछ खास प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल यहाँ का माहौल आप अगर देखें, ऐसा लगता है कि मानो कोई मेला लगा हुआ हो। बड़ी संख्या में देश भर से लोग यहाँ पर हर रोज यूं ही आते हैं। शाम का ये वक्त जो है, आप देख पा रही होंगी इसमें कि लोग टहलते घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे श्रीन, बस थोड़ी ही देर में। और यहाँ बगल में बाईं तरफ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भक्ति गीत वगैरह का भी आयोजन किया गया है, वो तस्वीरें भी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। और जैसे ही हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ेंगे, कुछ एक्सपर्ट्स भी होंगे, नेता भी होंगे, उनसे हमारी बातचीत आएंगे थोड़ी देर बाद। उसके बाद आप तस्वीरें भी दिखाइएगा और बातचीत भी खास मेहमानों से कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर अब एक बड़ा सवाल सर्वे को लेकर कि कल सर्वे होगा या नहीं, अब ये मामला आगे कहां तक जाएगा, ये भी फिलहाल महत्वपूर्ण हो जाता है। रणवीर भी हमारे साथ, जो कि ग्राउंड जीरो पर ही है, हम रणवीर के पास चलते हैं। रणवीर, अब तो देखिए आरोप और प्रत्यारोप, हालांकि इस बात की आशंका पहले से थी कि ये तमाम चीजें तो सामने आएंगी ही, लेकिन सर्वे शुरू हुआ कल, आज दूसरा दिन अधूरा रह गया, कल भी होगा या नहीं ये भी नहीं पता। देखिए कल होगा या नहीं ये नहीं पता है, वो उसकी वजह है ये कॉपी जो कोर्ट की तरफ से आज जारी की गई है। इसको आदेश तो नहीं कहेंगे, लेकिन कोर्ट की टिप्पणी है, जिसमें जो लास्ट पैरा है, उस पैरा में साफ लिखा है कि प्रार्थना पत्र 56G पर आपत्ति आमंत्रित की जाती है, यानी दोनों पत्र अपनी अपनी आपत्ति देंगे। और इसके साथ ही वादीगढ़ तथा अधिवक्ता कमिश्नर दिनांक 9/6, इसमें 9/6 छपा है जून, लेकिन ये तारीख है 9 मई। 9 मई इस संबंध में अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली प्रार्थना पत्र 56G पर सुनवाई हेतु दिनांक 9/6 को पेश हो। ये जो तारीख लिखी हुई है 9 जून छपा है, हालांकि 9 मई को सुनवाई है, लेकिन इसमें कहीं भी जो अधिवक्ता कमिश्नर हैं वो सर्वे करेंगे या नहीं, इसको लेकर के कोई रुख स्पष्ट नहीं था। इसी वजह से जो हिंदू पक्ष के वकील थे, जब बाहर आए, उन्होंने कहा कि सर्वे यथावत जारी रहेगा, कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा जाएंगे, वो सर्वे करेंगे। लेकिन चूंकि इस टिप्पणी में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि सर्वे जारी रहेगा या नहीं, इसी को आधार बना के मुस्लिम पक्ष इस सर्वे का विरोध कर रहे हैं कि जब तक फैसला नहीं, चूंकि मामला सब जुडिश हो जाता है, और जब मामला सब जुडिश है तो एक तरह से मान लिया गया कि स्टेटस को होना चाहिए, और इसी स्टेटस को जो मान लिया गया, इस पे मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि साहब सर्वे क्यों हो रहा है, और यही भिड़ंत की वजह है। आज विरोध हुआ, दोनों पक्षों की नाराजगी अपनी ओर है, कोई चाहता है सर्वे हो, कोई चाहता है सर्वे ना हो, क्योंकि अजय कुमार मिश्रा को लेकर के विवाद है और उन पर फैसला नहीं आया है। उन पर फैसला आएगा परसों, तो परसों तक का इंतजार शायद करना पड़ेगा, और कोर्ट ने साफ नहीं किया है। ऐसे में इस विरोध को देखते हुए शायद परसों तक इंतजार किया जाए। जो सर्वे का काम है वो फिलहाल आज नहीं हो पाया है, संभवतः कल भी नहीं होगा। परसों कोर्ट की हियरिंग होगी, परसों ये तय होगा कि इसमें सर्वे होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो कोर्ट कमिश्नर कौन होगा, क्या अजय मिश्रा ही कोर्ट कमिश्नर होंगे या किसी नए व्यक्ति को कोर्ट तय करके वहां पर भेजेगा सर्वे के लिए। जी ठीक है रणवीर, आप रहिएगा हमारे साथ। तो इस पूरे मामले पर अब आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया, एक तरफ राजनीति भी हो रही है, तो यहाँ पर अब समाज के भीतर नाराजगी भी दिखाई दे रही है, दोनों ही। अब रुक कर लेते हैं हमारे खास मेहमानों का। अपराजिता सारंगी और साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, पहले मैं आप ही के पास आती हूँ। सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन चाहती हूँ, क्योंकि इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी हो रही है, आरोप भी लगाए जा रहे हैं सरकार पर भी, और साथ ही इस सर्वे को लेकर भी सवाल उठ रहा है। देखिए, एक विषय है कानून का, यानी कि अदालत का, दूसरा विषय है इतिहास का, यानी कि जिसमें बार बार ये दोहराया जा रहा है कि मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई थीं। उस समय के इतिहासकारों ने क्या लिखा, मौके पे क्या क्या है, जो कि ये चल रहा है सब। किसी ने कहा है कि साहब यहाँ वीडियोग्राफी होनी चाहिए, इसका
इसकी तह में जाना चाहिए। तीसरा विषय है राजनीति का, सियासत का। तो कानून अपना काम कर रहा है। कानून की अदालत में किसी ने कहा कि साहब ये होना चाहिए, तो उसने आदेश दे दिया, तो वो उसका इंस्पेक्शन होगा, उसका निरीक्षण परीक्षण होगा, वो तो होगा। दूसरा, इतिहास बदला नहीं जा सकता है। इतिहास जो है वो है, उसको चेंज कैसे किया जा सकता है। यदि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई होगी तो उसके साक्ष्य होंगे, तो वो ना तो कोई बदल सकता है, ना बदलना चाहिए। सत्य को स्वीकार करना चाहिए। तीसरा है राजनीति का, तो ये तो चल ही रही है, सियासत चलेगी। और सियासत नहीं होती तो इतना हाइप क्यों किया जाता है इस विषय को। तो मैं समझता हूँ कि ज्ञानवापी और मथुरा और अयोध्या, ये काशी, मथुरा और अयोध्या हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा सवाल है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या, जिस पर बहुत बड़ा लंबा विवाद चला, उसके बाद अब मंदिर का निर्माण हो रहा है। काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो हिंदुओं के लिए बड़ा महत्व रखती है। और मथुरा क्योंकि भगवान कृष्ण की अवतरण स्थली है, वह भी बड़ा महत्व रखती है। तो अब इससे राजनीति का जो संबंध है वो ये है कि जब राजनीति धर्म के आधार पे होना शुरू हो जाती है, तो क्योंकि देश में एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका नेचुरल फायदा इस विवाद का उसे मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये विषय अब चलेगा। आप बिल्कुल वही बात कर रहे हैं जो असदुद्दीन ओवैसी ने भी कही। और मेरे साथ अपराजिता सारंगी, बीजेपी के प्रवक्ता, मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ। अपराजिता सारंगी, आप लोगों पर, बीजेपी पर ये आरोप लग रहा है। ने क्या कहा है, मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है सर, आप कह रहे हैं, आप आचार्य जी कह रहे हैं कि फायदा बीजेपी को पहुंचेगा इन तमाम बातों का। जवाब मैं अपराजिता से ही लेती हूँ। अपराजिता जी, आप सबको मेरा नमस्कार। कांग्रेस क्या कहती है, क्या सोचती है, मुझे नहीं लगता है इससे कोर्ट की राय का निर्धारण होगा। निश्चित तौर पर कहीं भी क्रिया होने से प्रतिक्रिया होती है, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का काम करे, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होता है। यह समझने वाली बात है। मैं आपको कह दूं कि यह जो विषय है यह कोर्ट के विचाराधीन है। इट्स अ सब जुडिस मैटर। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुआ, सब जुडिस मैटर है, और सुनवाई 9 तारीख को होगी। और हम सब वाकिफ़ हैं किस विषय को लेकर हम यहाँ तक आए हैं और क्यों सर्वे बंद हुआ। पुनरावृत्ति ना करूँ तो बेहतर होगा। देखिए, ऐसा है कि कोर्ट के ऑर्डर की, कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है आज। जब कोर्ट ने एक टीम बनाई, एक सर्वे टीम बनाई, और उस सर्वे टीम को वहां भेजा, तो मुझे लगता है यह हम सबका कर्तव्य था। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सबका कर्तव्य था। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहती हूँ अपराजिता जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहती हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर है तेजिंदर बग्गा से जुड़ी हुई, जिसमें लेकर उनकी गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ी खबर कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि मोहाली कोर्ट से तेजिंदर बग्गा के खिलाफ एक वारंट जारी हुआ है। बग्गा को गिरफ्तार कर पेश किया जाए, ये बड़ी खबर इस वक्त की कोर्ट की तरफ से। सीधे बग्गा को गिरफ्तार करने का आदेश। सीधे रुक कर लेते एबीपी साझा के संपादक, हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त जगविंदर पटियाल जुड़ गए। जगविंदर जी, क्या है ये पूरी खबर? देखिए, मोहाली पुलिस को मोहाली के जेएमआईसी ने ये वारंट दिया है, और अरेस्ट ऑफ वारंट है, और कहा गया है कि अगली तारीख 23 डाली गई है, और ये कहा गया है कि तेजिंदर सिंह बग्गा को गिरफ्तार करके उनकी अदालत में पेश किया जाए। जेएमआईसी मोहाली की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। यानी मतलब ये हुआ कि मोहाली की साइबर क्राइम पुलिस ने जिस कल पूरे मामले को लेकर विवाद हुआ था, उसी मामले में अरेस्ट वारंट लिया है। और अब मुझे ये लगा है कि इस अरेस्ट वारंट के साथ कल तक फिर दोबारा हो सकता है कि बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए मोहाली पुलिस दिल्ली आए, और ये दिल्ली पुलिस को वारंट दिखाया जाएगा कि अब गिरफ्तारी का वारंट है, अब बग्गा को जो है वो उनको उनकी कस्टडी दिलाई जाए और उसको कस्टडी में लेके मोहाली की अदालत में पेश करना है। तो ये पूरे मामले में नया डेवलपमेंट आ गया है, जहां पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होनी है। उससे पहले ही मोहाली की जेएमआईसी कोर्ट से मोहाली की साइबर क्राइम पुलिस ने तेजिंदर सिंह बग्गा का गिरफ्तारी वारंट ले लिया है, और हो सकता है अब कल तक मोहाली पुलिस दोबारा दिल्ली पहुंच जाए बग्गा को गिरफ्तार करने। यानी इसका मतलब ये हुआ जगविंदर जी कि जिस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा हमें देखने को मिला आज, वही शायद कल जब गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू होगी तो कल भी होगा। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। अब सवाल ये है कि इसके
इस वारंट के दूसरी तरफ जो है वो बग्गा या फिर दिल्ली पुलिस किस तरह की क्या कार्रवाई करती है ये देखने को होगा। लेकिन अब एक तरह से पक्के हाथ मजबूत करके मोहाली पुलिस फिर से बग्गा की गिरफ्तारी की कोशिश करेगी। उसको रोकना कैसे है ये बग्गा पक्ष को तय करना है। लेकिन इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, परिवार ने भी इसे लेकर सवाल उठाए हैं। सवाल ये कि गिरफ्तारी भी गलत तरीके से हुई, उनके साथ अभद्र व्यवहार भी हुआ है। देखिए ये दोनों पक्ष तय करें, दिल्ली और मोहाली पुलिस। हम तो केवल तथ्यों की बात कर सकते हैं, परिवार क्या कह सकता है, क्या कह रहा है, ये सब पुलिस का देखना काम है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मोहाली की अदालत ने एक गिरफ्तारी वारंट दिया है बग्गा के नाम से और मोहाली पुलिस उसको लेकर दोबारा दिल्ली आ सकती है। अब बग्गा किसी और अदालत की शरण में जाकर या जहां से कल उन्हें पेश किया गया था वहां से दिल्ली पुलिस कोई इसके प्रोटेक्शन के तौर पर कोई दस्तावेज ले आती है तो मोहाली पुलिस को क्या उससे रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। ये एक पूरा लीगल और कानूनी पहलू है। लेकिन अभी का अपडेट इतना है कि मोहाली पुलिस ने तेजेंद्र बग्गा का गिरफ्तारी वारंट पंजाब पुलिस को दे दिया है। अब सवाल है कि पंजाब पुलिस कब गिरफ्तार करने के लिए बग्गा को दिल्ली आती है, ये देखने वाली बात है। जगविंदर जी, पहले वारंट से तो बच गए तेजिंदर बग्गा, लेकिन क्या इससे बचना मुमकिन होगा या फिर माना जाए कि गिरफ्तारी अब तय है? देखिए मोहाली पुलिस तो गिरफ्तार करने के लिए ही आएगी अगर इस वारंट को रोकना है, क्योंकि मोहाली की अदालत ने इशू कर दिया है तो उसको रोकने के लिए उनको कोई ना कोई कानूनी हथकंडा या कानूनी पैंतरा ही आजमाना पड़ेगा, वरना अब अपने हाथ मजबूत करके गिरफ्तार करने के लिए मोहाली पुलिस बग्गा को आएगी और कोर्ट का आदेश लाएगी। अगर कल को वहां गिरफ्तार नहीं कर पाती है, हो सकता है कि वहां गिरफ्तार करने जाए और तेजेंद्र बग्गा मिले ही ना, तो वो बोल देंगे कि जी घर में देख लीजिए आप गिरफ्तार करने आए पर तेजेंद्र बग्गा है नहीं यहाँ पे। और अगर ऐसा नहीं करना है तो तेजेंद्र बग्गा को कानूनी कोई ना कोई ऑर्डर लाना होगा, कानूनी कोई ना कोई लिखित ऑर्डर लेना होगा ताकि अदालत को ये ना लगे कि गिरफ्तारी वारंट के बावजूद पुलिस को बग्गा को लाने नहीं दिया गया। और पेश करने के जो आदेश है उसकी अगली डेट जो है वो 23 मई डेट डाली गई है। जगविंदर जी, क्योंकि देखिए रास्ता तो हरियाणा से ही तय करना होगा, तो क्या मतलब बचाने के लिए बग्गा को फ्लाइट का भी एक रास्ता हो सकता है? नहीं, देखिए अगर गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तारी वारंट होता है तो फिर ये सब नहीं हो पाएगा कि भाई फिर आप रास्ता रोक लें। ये हर बार की बात नहीं होती है, चाहे फ्लाइट से लाएं चाहे मान लीजिए कि सड़क के रास्ते से लाएं, रास्ता कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर गिरफ्तारी का वारंट है और आदमी गिरफ्तार हो जाता है तो विद ड्यू प्रोसेस जो पूरा कानूनी प्रक्रिया है उसे पूरा करके ला सकते हैं। फिर ये नहीं है कि कभी भी कोई भी हरियाणा में या कोई भी फ्लाइट का रास्ता रोक ले, ऐसे संभव नहीं होता है। अदालत ने गिरफ्तारी वारंट दिया है, अब सिर्फ इसको रोकने के लिए कोई और कानून का आदेश ही दिल्ली में अगर ले लेते हैं या तेजेंद्र बग्गा मिलते ही नहीं है, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, तो ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, शुक्रिया फिलहाल आपका जगविंदर जी इस अहम जानकारी के लिए। तो कल तो गिरफ्तारी से बच गए, लेकिन अब क्योंकि फिर से कोर्ट की तरफ से वारंट जारी यहाँ पर हो चुका है, तो ऐसे में तेजिंदर बग्गा की मुश्किलें जाहिर तौर पर यहाँ पर बढ़ेंगी, क्योंकि कार्रवाई जो है वो शुरू हो भी गई है गिरफ्तारी की। तो दिल्ली के बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर बवाल अभी शांत भी नहीं हुआ है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। खबर है कि 40 करोड़ के बैंक घोटाला मामले में जसवंत सिंह के ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी की जा रही है। तो मलेर कोटला इलाके में यह छापेमारी हो रही है। इस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी, जो कि ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या है ये पूरी खबर, क्या और जानकारी है इससे जुड़ी? शीरिन, मैं आपको बता दूं, जसवंत सिंह जो है वो अमरगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और इनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो ने लगभग 41 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का मामला दर्ज किया है। इन्होंने 2011 से 2014 के बीच में अपनी कंपनियों तारा कॉर्पोरेट और तारा हेल्थ के नाम पर लोन लिया था और 9/2/2018 को ये फ्रॉड घोषित कर दिया था, क्योंकि जो बैंक से जो उन्होंने पैसा लिया था, जिस काम के लिए पैसा लिया गया था उस काम में पैसा नहीं लगाया गया। इसके अलावा जो दोनों कंपनियां हैं, इस कंपनियों में इनके रिश्तेदार ही निदेशक हैं। अब तक की छापेमारी के दौरान श्री मैं आपको बता दूं, लगभग 17 लाख रुपए की नकदी, 88 फॉरेन करेंसी, प्रॉपर्टी के दस्तावेज, 94 ब्लैंक चेक मिले हैं श्रीन, 94 ब्लैंक चेक जिसपे अलग अलग लोगों के हस्ताक्षर हैं। ये ब्लैंक चेक इनके अभी तक की छापेमारी के दौरान बरामद किए गए हैं। जसवंत सिंह का जो गांव है वहां पर भी छापेमारी चल रही है। गौसपुरा जहां इनकी कंपनी है वहां छापेमारी चल रही है। 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और छापेमारी के बाद जसवंत सिंह को सीबीआई पूछताछ के लिए भी बुला सकती है। शिरीन,
तो ज्यादा जानकारी इस वक्त ओम प्रकाश तिवारी हमारे संवाददाता दे रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर मरे कोटला में ये छापेमारी जारी है। 17 लाख की नकदी और 94 ब्लैंक चेक के अलावा और भी बहुत कुछ अपने कब्जे में सीबीआई ने लिया है। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे ओम प्रकाश, फिलहाल आपका शुक्रिया।